नमस्कार। आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आई होप लास्ट लेक्चर आप देख लिए होंगे, क्योंकि अब कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? लघुत्तरीय सीरीज पढ़ रहे हैं। तो लघुत्तरीय सीरीज में हम लोगों ने माधव निदान और आपका जो है सारंगधर संहिता कवर किया है। वैशिष्ट जो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद की दृष्टि से होता है उसको कवर किया है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको 2-3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। टीका विशेष तरह से काल विशिष्ट योगदान, कुछ औषधि योगों का प्रवर्णन जो किया गया है, उन चीज़ों को आप वहाँ से कंसीडर करिएगा। आज हम लास्ट लघुत्तरी की लास्ट जो है ग्रंथ है उसको हम देखने जा रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम क्या है? भाव प्रकाश संहिता। ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव प्रकाश संहिता, ठीक है। और इसमें निघंटु पोर्शन भी आता है और औषधियों के प्लांट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें दिया हुआ है, और वो अलग से प्रसिद्ध भी है भाव प्रकाश निघंटु, ठीक है। हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संहिता के बारे में। तो संहिता क्या है? संहिता के रचयिता कौन है या राइटर कौन है? ये है भाव मिश्र। कौन है इसके रचयिता? भाव मिश्र। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था लटकन मिश्र। तो ये एक बार आप पढ़ेंगे वैसे याद हो जाता है, कुछ स्पेशल नाम है, बोलने से याद हो जाता है। लटकन मिश्र, क्या नाम है? लटकन मिश्र। काल कौन सा है? 16वीं सदी है। कैसे याद कराए थे? जैसे आपका क्या था? मासा भाई, मासा भाई, तो क्या था? 7, 13 और 16। तो भाव प्रकाश क्या है? 16वीं सदी, याद रहेगा। खंड इस पुस्तक में क्या है? 3 है, जैसे सारंगधर संहिता के अनुसार ही। अध्यायों की संख्या कुल कितनी है? 80, और कुल श्लोक कितना है? 10,268। तो लघुत्तरी का अंतिम और महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और भाव प्रकाश ने चिकित्सा में सारंगधर संहिता, उनसे पहले वाली, और निघंटु जब प्रकरण इन्होंने वर्णन किया है तो मदन पाल निघंटु। कई सारे निघंटु हैं, निघंटु प्रकरण को भी हम लोग कवर करेंगे, जैसे मदन पाल निघंटु, राज निघंटु, कैदेय निघंटु। तो उसमें उन्होंने क्या किया? मदन पाल निघंटु को याद करिएगा। मदन पाल निघंटु को आचार्य भाव मिश्र ने फॉलो किया है पुस्तक को लिखने में, ग्रंथ को लिखने में, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें। आगे आता है खंड। खंड में आप देखिए 3 खंड था, अभी चर्चा हुई है। 3 खंड में आप देखिए, जो पहला जो है वो क्या रहता है? जो पूर्व खंड है उसमें कुल 7 अध्याय हैं, और निघंटु क्या है? पूर्व खंड में है। तो याद रखिएगा, निघंटु प्रकरण कहाँ है? पूर्व खंड में। निघंटु को आप लास्ट में मत जोड़ दीजिए कि उत्तर खंड के साथ दिया होगा, ऐसा नहीं है। कहाँ पे है? पूर्व खंड में। तो वहां पे क्या है? इसके 2 भाग किए गए हैं। प्रथम भाग में क्या है? आयुर्वेद अवतरण, सृष्टि प्रकरण, गर्भ प्रकरण, बाल प्रकरण, दिनचर्या, ऋतुचर्या और मिश्र प्रकरण। तो बहुत सारे टॉपिक उन्होंने वहां पे कवर किए, बेसिक तो होते हैं आयुर्वेदा के। सेकेंड पोर्शन में औषध निर्माण से मान परिभाषा, भेषज विज्ञान, धात्वादि शोधन मारण विधि, स्नेहपान विधि, पंचकर्मम विधि, धूमपान विधि और रोग परीक्षा, ठीक। तो जो सारंगधर का जो था एक तरीके से जो आपका मध्यम खंड में था वो उन्होंने पूर्व खंड में रखा है, और पंचकर्म जो उनका उत्तर खंड में था उसको भी यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया। फिर क्या आता है? मध्यम खंड में आते हैं तो ये 4 भाग में डिवाइड है, जिसमें रोगों की संख्या से आप याद करने का प्रयास करिएगा। रोगों के नाम से ज्वर से संग्रहणी तक प्रथम भाग में, ज्वर से संग्रहणी तक। उसके बाद द्वितीय भाग में अर्श से वातरक, अर्श से वातरक, ठीक है। तीसरे में क्या आएगा? तृतीय भाग में सूल से भग्न तक। तो याद हो जाता है सूल, चोट, भग्न, चोट, तो सूल से भग्न तक। और चतुर्थ भाग में नाड़ी व्रण से बाल रोगों तक। लास्ट में बाल रोगों तक इन्होंने वर्णन किया है। किसमें? ये आपका मध्यम खंड है। बहुत सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं, कितने हैं? कुल टोटल 71 है। इजी। फिर आगे चलते हैं। लास्ट में इन्होंने उत्तरखंड में केवल 2 अध्याय दिए हैं, रसायन और बाजीकरण का वर्णन किया। क्लियर, याद रहेगा। तो याद क्या करिएगा? निघंटु भाग याद कर लीजिएगा, पूर्व खंड में है। बाकी ये प्रथम 2 भाग किया है, मध्यम खंड 4 भाग में डिवाइड, याद करिएगा। इसको याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ से बन सकता है। रसायन बाजीकर उत्तरखंड में है, आप ऐसे ही 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। लेकिन आपको ये रटना पड़ेगा। प्रथम वाला क्या है? ज्वर से संग्रहित। ज्वर से हमेशा स्टार्ट होता है। मूल संहिताएं, चरक संहिता भी ज्वर से स्टार्ट है, चिकित्सा वाला। फिर रसायन बाजीकरण के बाद सीधे ज्वर आता है। तो ज्वर को प्रमुख व्याधि के रूप में माना जाता है। तो अब याद कर लीजिए, ज्वर से संग्रहणी तक, अर्श से वात रक्त तक, सूल से भग्न तक, और नाड़ी व्रण से बाल रोग। क्लियर, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है कुछ जो टीका लिखी गई है। टीका भी विशेष टीका, देखिए याद हो जाएगा आपको। टीका का नाम ही बहुत बड़ा है, क्या है? श्री रणवीर सिंह देवालोकन सवैद्य सिद्धांत रत्नाकर।
तो इस टीका का नाम है। टीका को लिखने वाले कौन है? टीका को लिखने वाले कौन है? ऋषि आचार्य जयदेव हैं। आचार्य जयदेव हैं। किसके पुत्र हैं? जय कृष्ण के पुत्र हैं। और इतना बड़ा नाम क्यों लिख दिया? रणवीर सिंह देवावलोकन इसलिए लिख दिया कि ये रणजीत सिंह, कश्मीर के राजा महाराजा रणवीर सिंह के कहने से, के आदेश पर इन्होंने ये टीका लिखी थी, इसलिए उन्होंने टीका के शुरुआत में ही उन्होंने लिख दिया कि श्री रणवीर सिंह देवालोकन सवैद्य सिद्धांत रत्नाकर, ये पुस्तक में लिख रहा हूं। तो कौन है राइटर? जयदेव हैं। किसके पुत्र हैं? जय कृष्ण के पुत्र जयदेव। तो कभी कभी जैसे आप जयदेव याद कर रहे हैं, जय कृष्ण अलग याद कर रहे हैं, तो सीधे एक लाइन ही याद कर लीजिए, जयदेव कौन है? जय कृष्ण के पुत्र जयदेव। जय कृष्ण के पुत्र जयदेव, अगर आप ऐसा लिखेंगे, ऐसा याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आता है सर्व निघंटु सर्वस्व टीका। सर्व 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 किसने लिखा? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के आगे कोई है ही नहीं, याद करिएगा, सर्व निघंटु सर्वस्व। ठीक, सर्व निघंटु सर्वस्व, सर्व निघंटु सर्वस्व। अब जो भाव प्रकाश का जो निघंटु भाग है, भाव प्रकाश का जो निघंटु भाग है, जो पूर्व खंड का पार्ट है, वो अलग से आपको वहां मिल जाएगा मार्केट में। उसका क्या नाम है? भाव प्रकाश निघंटु, और इसी नाम से प्रसिद्ध है। और बहुत प्रसिद्ध टीका हम लोग पढ़ते हैं इस पे, डॉक्टर केसी चुनेकर की। ठीक है, केसी चुनेकर की, जो अगर आप द्रव्यगुण के विद्यार्थी या प्लांट में थोड़ी सी भी आपकी रुचि है तो आप जो है डॉक्टर केसी चुनेकर की पुस्तक को जरूर परचेज करिए, बहुत सुंदर पुस्तक है। और ये निघंटु प्रकरण पर ही है, और सारे पौधों के आयुर्वेदिक जो पूरा रेफरेंसेस तो है ही, मॉडर्न नाम और कोरिलेशन भी वहाँ दे रखा है। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। बाकी तो इम्पोर्टेंस आप समझ गए, इतनी बड़े नाम वैसे भी याद हो जाएगा आपको। फिर वैशिष्ट पे आते हैं। तो वैशिष्ट में आप देखिए, अब जो मूल ग्रंथ जो लिखे जा रहे हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहले तो क्या है? शैव संप्रदाय से संबंधित संहिता है। शैव संप्रदाय मतलब भगवान शिव से रिलेटेड जो संप्रदाय होता है उससे संबंधित पुस्तक है। और लघुत्तरी का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। तो लघुत्तरी का जाहिर सी बात है, लघुत्तरी में 3 ही थे, तो हमने माधव देख लिया, हमने सारंगधर देख लिया, अब जो अंतिम जो है वो भाव प्रकाश हम देख रहे हैं। तो भाव प्रकाश जो है लघुत्तरी का अंतिम ग्रंथ है। यहाँ पे यकृत का विशेष स्पष्ट वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। रस संवहन में क्या किया था? केदारी कुल्या न्याय का समर्थन किया। भाव प्रकाश जो है, जो धातु पोषण न्याय है, उसमें जो रस संवहन के लिए इन्होंने क्या बोला कि आप जो है केदारी कुल्या न्याय के समर्थित हैं, केदारी कुल्या न्याय आप समर्थन देते हैं। फिर आता है ओज को। ओज को अग्नि सौम्य कहा। ओज ज्यादातर क्या होता है? सौम्य हम लोग मानते हैं, लेकिन आचार्य भाव प्रकाश क्या कहते हैं? ओज जो होता है अग्नि और सौम्य, यानी अग्नि सोम दोनों होता है, और अष्ट बिंदुआत्मक का है, 8 बिंदु इसकी मात्रा बताइए। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्तों को अष्टम धातु का माना है। भाव प्रकाश आर्तों को अष्टम धातु के रूप में मानते हैं, और इसकी उत्पत्ति रक्त से मानी है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्तों को, ठीक, अष्टम धातु किसने माना है? आर्तों को अष्टम धातु भाव प्रकाश मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव मिश्र सभी महाभूतों का, भाव मिश्र सभी महाभूतों का व नाम से वर्णन करते हैं, वकार जैसा। तो व से पंच महाभूत, किसी ने ऐसा वर्णन नहीं किया, इन्होंने कर रखा है। इन्होंने वियत, आकाश को क्या बोला है? वियत। वायु तो व से है ही, वहनी मतलब अग्नि, और वारी मतलब जल, और वसुंधरा मतलब पृथ्वी। तो ये व से क्या बोला इन्होंने? पंच महाभूत का नाम रखा है। तो वियद, वायु, वहनी, वारी, वसुंधरा। ठीक, पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक, पारसी की वाणी दिवांतर वचा का सर्वप्रथम वर्णन किया है, आगे भी आएगा, मौलिक दिन में फिर से पढ़ेंगे इसको, याद रखिएगा। 2 औषधियां पारसी की वाणी और दीपांतर वचा का वर्णन किया है। ठीक है, आगे चलें। आगे आता है जीवन की जो स्थिति है वह संपूर्ण शरीर में मानी है, लेकिन 3 चीजों में विशेष रूप से मानी है। वो क्या है? शुक्र है, रक्त है, और पुरीष। क्या है? शुक्र, रक्त और पुरीष में जीवन माना है। ठीक, कषाय द्रव्यों में वेरी इंपॉर्टेंट, कषाय द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? मधु। कषाय द्रव्यों में किसको श्रेष्ठ माना है? मधु माना है। और सूतिका काल क्या माना? सूतिका काल 1.5 महीने का माना है, 1.5 महीना लगभग 45 डेज का माना है। ठीक, सूतिका गृह कैसा होना चाहिए? 8 गुणते 4, तो 8 हाथ लंबा, 4 हाथ चौड़ा। ठीक, 8 गुणे 4 हाथ का सूतिका गृह होना चाहिए।
स्त्री में आर्तो चक्र प्रारंभ होने की आयु क्या मानी है? 12 वर्ष मानी है। और जो ऋतु काल है वो कितना माना है? 16 रात्रि का या 16 दिन का माना है। ठीक, 16 दिन का ऋतु काल माना है। और आर्तो चक्र को प्रारंभ होने का वय कितना है? 12 वर्ष। अम्ल पित्त व्याधि के लक्षणों में श्लेष्म पित्त व्याधि का वर्णन किया है। अम्ल पित्त व्याधि के लक्षणों में श्लेष्म पित्त व्याधि का वर्णन किया, याद रखिएगा। उषापान विधि का वर्णन किया है। ब्रग्न व्याधि का सर्वप्रथम वर्णन किया है। हर्निया वगैरह इसको बोलते हैं। अष्ट मांगलिक द्रव्यों का वर्णन किया है आचार्य भाव प्रकाश ने, याद रखेंगे। फिर आगे चलें, अष्ट मांगलिक द्रव्य किसने बताया? आचार्य भाव प्रकाश ने बताया। आगे देखते हैं। अष्ट वर्ग का विस्तृत वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल दिया इन्होंने, उसका आकृति बताया, प्राप्ति स्थान बताया, उसके प्रतिनिधि द्रव्य बताए, प्रतिनिधि द्रव्यों का भी वर्णन किया। प्रतिनिधि द्रव्य, अब देखिए, पहले तो आपको अष्टवर्ग याद होना चाहिए। अष्टवर्ग क्या है? जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि वृद्धि। अब उसके प्रतिनिधि उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि सब कुछ उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिनिधि क्या होगा? प्रतिनिधि मतलब उसके अभाव प्रकरण में हम क्या करेंगे। तो अगर आपका जीवक ऋष्वक आपके पास नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे? विदारी कंद। ठीक, मेधा महामेधा नहीं है तो शतावरी ले सकते हैं। काकोली, क्षीर काकोली नहीं मिल रही तो अश्वगंधा ले सकते हैं। रिद्धि वृद्धि नहीं है तो वाराही कंद ले सकते हैं। ठीक, याद करने के लिए क्या करेंगे? तो इनिशियल दोनों का आप मैच कर लेंगे, उसको याद कर लीजिएगा। जीवक ऋष्वक के साथ क्या याद करेंगे? जीवी याद करिएगा, जीवी। ठीक, और मेधा महामेधा के साथ सदावरी है तो मेष याद रखिएगा। और इसके साथ का अश्व याद रखिएगा, का अश्व। ठीक, रिद्धि वृद्धि के साथ क्या है? रीवा। ठीक, तो आप बता देंगे जीवक ऋष्वक विदारी कंद लेना हमको, मेधा महामेधा में सतावरी लेना है, काकोली क्षीर काकोली में सुगंधा लेना है, और जो रिद्धि वृद्धि है उसमें हमको क्या लेंगे? वराही कंद का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी लिखिए, आगे भी आया जाएगा। हाँ, केदारी कुल्या न्याय का समर्थन किया भाव प्रकाश ने, आपको पता ही है। कुछ खास क्या है? दिड़बल क्या करते हैं? क्षीरदधि न्याय का समर्थन करते हैं। चरक संहिता में जो थे टीकाकार उसके, और अरुण दत्त जो है खले कपोत को मानते हैं, जो कि अष्टांग हृदय के टीकाकार। तो ये तीन चीजों का आप याद रखिएगा। ये कौन हो गए? भाव मिश्र कर लिया, भाव प्रकाश पुस्तक का ही नाम लिख लीजिए। ठीक, तो याद रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। औद्भिद द्रव्यों के क्या किए हैं? 5 भेद किए हैं। औद्भिद द्रव्यों के क्या किए हैं? 5 भेद किए हैं। वनस्पति, वानस्पत्य, क्षुप, वल्ली और औषध। त्रिविध दर्शन क्या दिया? दर्शन, स्पर्शम, प्रश्न। और चतुर्विध परीक्षा में क्या दिया? नेत्र, नाड़ी, मूत्र और जीवा। तो त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्श, प्रश्न आपको याद ही रहता है, तो नॉट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट में क्या है? जो चतुर्विध परीक्षा इन्होंने बताई है, चतुर्विध परीक्षा में क्या बताया है? नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा। नेत्र, नाड़ी, मूत्र और जिह्वा, ये इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। फिर आया वात व्याधि के समान ही पित्तज व्याधियों का और कफज व्याधियों का भी स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। यसद धातु का धातु वर्ग में सर्वप्रथम वर्णन किया है, लेकिन अगर सर्वप्रथम वर्णन की बात आएगी तो अब याद रखिएगा आडमल ने किया है, लेकिन धातु के वर्ग में किसने डाला है? धातु के कैरेक्टर में, मतलब धातु के ग्रुप में, वो है भाव प्रकाश। ठीक। कुछ गर्भ निरोधक योगों का वर्णन किया है। स्वर्णक्षीरी मूल को चोक शब्द दिया है, याद रखिएगा, स्वर्णक्षीरी मूल को चोक शब्द दिया है। और कार्स रोग का भी पृथक अध्याय में वर्णन किया है। तो जो पृथक अध्याय वाला मैं आपको बताया उसको आप अलग से नोट करिएगा कि कौन से आचार्य ने कौन सी व्याधि के लिए स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। ठीक। तो कार्स रोग का भी स्वतंत्र वर्णन दिखता है। अच्छा, स्वतंत्र अध्यायों में ही आप क्या देखिए, कुछ चैप्टर्स और हैं। सोम रोग है, मूत्रातिसार है, सोम रोग है, मूत्रातिसार है, शीतला रोग है, सैया मूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, श्लेष्म पित्त है का वर्णन मिलता है। सैया मूत्र हम पढ़ेंगे जब कौमार बीता आएगा तो दोबारा पढ़ेंगे इसको। ठीक है। चतुर्बीज बीजों में नया गढ़ बताया। चतुर्बीज में, चतुर्बीज का क्या एग्जाम्पल ये भी याद रखिएगा, मेथी, चंद्रसूर, मंगरेल और यवानी। मेथी, चंद्रसूर, मंगरेल और यवानी, इनको अगर हम मिला के हम क्या बोलते हैं? चतुर्बीज बोलते हैं। याद रखिएगा। स्वस्थ वृत्त के, स्वस्थ पुरुष के कुल 14 लक्षण बताए। और आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा, आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा किसने दी है? आचार्य भाव प्रकाश, मतलब भाव मिश्र ने दी है। भाव प्रकाश में क्या मिलता है? स्वस्थ पुरुष का 14 लक्षण, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, समदोष समाग्नि,
सुश्रुत के अतिरिक्त और भी 14 लक्षण इन्होंने बताए। और आयुर्वेद की व्यवहारिक परिभाषा दी है जिसमें इसका निदान हम करते हैं, रोग की चिकित्सा करते हैं, व्याधियों से बचते हैं। तो ये सारी उन्होंने एक श्लोक के रूप में दे रखा है, इसको याद रखिएगा। फिरंग रोग जो था एक एसटीडी एक तरीके का है ये, तो फिरंगियों से होने वाला रोग था, इसको गंध रोग इन्होंने कहा है। और जो चिकित्सा बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, रस कपूर तथा चोप चीनी का प्रयोग करने को बोला है। क्या बोला है? रस कपूर और चोप चीनी का प्रयोग किसमें? गंध रोग में बताया है। और गंध रोग किसको बोलते हैं? फिरंग रोग को बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। और जो मनुष्य का मूत्र होता है उसको भी रसायन बताया, नर मूत्र को रसायन बताया है और बोला गर्भ इसमें हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। नर मूत्रम गरम हंति तदविद संवितम रसायनम। तो नर मूत्र को ही रसायन रूप में बताया है, ये याद रखिएगा। कहाँ प्रयोग बताया? गर्भिष्ठ में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विशिष्ट कुछ भेद बताए हैं, मतलब जैसे चूंकि हमने पढ़ा था निघंटु प्रकरण है, पौधों के बारे में बहुत अच्छा डिटेल मिलता है, तो कुछ पौधों के इन्होंने भेद बताए। जैसे कपूर के 2 भेद बताए। कपूर क्या होता है? पक्व और अपक्व होता है। कुमकुम काश्मीरी, वाल्मीक और पारसिक होती है। करंज नक्तमाल, पूती करंज और करंज 3 भेद होते हैं। तगर 2 तरह का होता है, तगर और पिंड तगर। कस्तूरी 3 तरह की होती है, कामरूपी, नेपाली और काश्मीरी, ठीक। कामरूपी ही आसामी कही जाती है। स्वर्ण के 5 भेद और रजत के 3 भेद, ऐसा इन्होंने बता रखा। तो याद रखिएगा, कपूर 2 तरह का, पक्व, ठीक है। कुमकुम 3 तरह का, कश्मीर, वाहलिक और पारसिक। और करंज क्या है? 3 प्रकार का, नक्तमाल, पूती करंज और करंज। और तगर जो है वह 2 प्रकार का, तगर और पिट तगर, याद रहेगा। और कस्तूरी का वही कामरूपी, नेपाली और कश्मीरी, याद रखिएगा। स्वर्ण के 5 और रजत के 3। तो इजी है, याद हो जाएगा। इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक। प्रमुख योग कुछ बताए हैं, तो उसमें आप देख लीजिए। कर्पूर आसव, कर्पूर आसव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्री गोपाल तेल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ऐसेन आसव, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृत संजीवन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मदन मंजरी वटी, ये भी बांडी वटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आकार करव आदि वटिका, कामेश्वर मोदक, ये सबका वर्णन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कुछ योग मिलते हैं उन योगों के नाम दिए हुए हैं, नाम याद कर लीजिए। अभी इंडिकेशन भी कुछ मैं याद करा देता हूँ। भाव मिश्र ने वर्ण के अनुसार 4 प्रकार की भूमि बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण होगी तो श्वेत वर्ण का होगा भूमि, जैसे जमीन का मट्टी का कलर कैसा है। क्षत्रिय तो रक्त होगा, वैश्य होगा तो पीत होगा, और शूद्र होगा तो कृष्ण कलर का होगा। चिकित्सा के चतुष्पाद में द्रव्य से हम लोग जनरली पौधा या औषधियां ग्रहण करते हैं। इन्होंने बोला कि द्रव्य से धन का भी ग्रहण किया जाना चाहिए। तो जहाँ द्रव्य लिखा है उसका मतलब धन भी हो सकता है, ठीक। और लॉजिकल भी है, क्योंकि नगरीय व्यवस्था तब तक ज़्यादातर इस्टेब्लिश हो चुकी होगी, तो ऐसे में धन के द्वारा ही आप औषधियों की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने दे रखा है। स्त्री की योनि में इन्होंने बोला कि 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, 3 तरह की नाड़ियां होती थी। याद रखिएगा, स्त्री की योनि में कितनी नाड़ियां हैं? 3 नाड़ियां हैं। और 3 नाड़ियों के नाम इन्होंने क्या बताया? पहला बताया समीरणा, दूसरी जो है चंद्रमासी, तीसरी क्या है? गौरी, ठीक। तो इन्होंने बोला कि जो सीमेन है या वीर्य का पात्र जहाँ पे होगा उसके अनुसार हमको फल प्राप्त होता है, ठीक। तो स्त्री लड़की होगी या लड़का होगा या फिर कुछ नहीं होगा, तो ऐसा इन्होंने बोला। तो समीरणा नाड़ी इन्होंने बोला कि कहाँ पे है? मदनाथ पत्र, या इसको भग्न शिष्का भी बोलते हैं। और इस पे अगर वीर्य का पात होता है तो निष्फल होता है, कोई संतान नहीं होती। चंद्रमासी नाड़ी कहाँ होती है? कंदर्प गेह बोलते हैं, यानी कि योनि नलिका को बोलते हैं। और यहाँ वीर्यपात अगर होगा तो क्या होगा? कन्या उत्पन्न होगी। तो आप याद कर लीजिएगा, चंद्र यहाँ है, जहाँ पे आएगा चंद्र मतलब चंद्रमा, चांद जैसा, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? कन्या होगी, ठीक। फिर गौरी नाड़ी जो आती है तो वहाँ पे उसको उपस्थ गर्भ जहाँ पे रहता है वहाँ होता है उसको, इसका मतलब क्या है? योनि की अति गहराई में अगर यहाँ पे वीर्यपात होगा तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ याद कर लीजिएगा, गौरी पुत्र, गौरी पुत्र कौन है? गणेश हैं, तो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही यूनिक है और इन्फॉर्मेशन वैसा तो कहीं वर्णन नहीं मिलता है, और भाव प्रकाश में ऐसा है। तो स्त्री की योनि में 3 नाड़ियां होती हैं। 3 नाड़ियों के नाम क्या है? समीरणा, चंद्रमासी और गौरी, ठीक। और चंद्र समीरणा नाड़ी कहाँ पे है? मदनाथ पत्र, जहाँ पे भग्न शिशिका उसको बोलते हैं, इस पर वीर्यपात निष्फल होता है। और चंद्रमासी नाड़ी है तो वहाँ पे कहाँ पे होता है? कंदर्प गेह में होता है, यहाँ कन्या उत्पन्न होती है।
और अगर गौरी नाड़ी पे अगर वीर्यपात होता है, उपस्थ गर्भ जिसको बोलते हैं, वहां पे होता है, तो क्या होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो याद करने के लिए क्या है, समीरणा में तो निष्फल है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निष्फल। और चंद्रमासी, तो चंद्र से याद रखिएगा कन्या की प्राप्ति होगी, और गौरी नाड़ी होगी तो क्या होगा, वहां पे पुत्र की प्राप्ति होगी, गौरी पुत्र, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे चलें। अब ये आता है कुछ विशिष्ट द्रव्य, इन विशिष्ट द्रव्यों को याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ तो आपको पता है, भी आ चुका था। पार्शिक यवानी, ठीक, दीपांतर वचा, पार्शिक यवानी दीपांतर वचा, दारुसीता मार्कंडिका, पुदीना सौवीर चंद्रसूर आया था, आम्रगंधी हरिद्रा आ चुका है, शुक्र लता कस्तूरी गंध कोकिला, अरण्य हरिद्रा, हरिद्रा याद कर लीजिएगा, आम्रगंधी हरिद्रा और अरण्य हरिद्रा, ये दो नाम बताए। कुमुद भी, चिंचिड़ा, चिराग, चिल्लक, सर्ज रस तैल, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और आलूक भी याद कर लीजिएगा, आम्रावर्त याद करिएगा, और चर्मकार आलूक, ऐसा याद कर लीजिए। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पार्शिक यवानी दीपांतर वचा, चंद्रसूर, आत्मगंधी हरिद्रा और ये अरण्य हरिद्रा, ऐसा वर्णन आचार्य भाव प्रकाश में दिया हुआ है, भाव मिश्र जी ने किया है, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा लघुत्तरी का यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।